हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो टुडे वी डिस्कस न्यू टॉपिक एंड दैट्स नेम इज़ द सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इस टॉपिक में अगर हम देखेंगे कि सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, किस प्रकार से सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, तो उसकी डेफिनेशंस क्या हैं और साथ ही साथ बोर्ड में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बेटा हमेशा ये पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है, तो इसको आसानी से हम समझते हैं। तो सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अगर हम इस वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो एक वर्ड बनता है बेटा सेप्रो, जिसका मीन्स होता है रोटन या डेड। रोटन मीन्स सड़ा गला, डेड मीन्स मृत यानी कि जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। ट्रॉपिक मीन्स होता है फूड। सो दैट मीन्स इज अ टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन in which organism obtain their food from the dead and decaying organic matter। तो ये एक प्रकार का हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन जो है वो सड़ी गली चीज़ों से और जो मृत पड़ी हुई चीज़ें होती हैं और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे प्राप्त करता है। सच एज रोटिंग ब्रेड, जैसे आपका कोई रोटी का टुकड़ा हो सकता है। डेड लीव्स, सड़ी गली जो पत्तियां होती हैं। डेड एनिमल्स, और जो मृत्यु आपके एनिमल्स होते हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी होती है, तो इनकी बॉडी पे ये ग्रो करते हैं और इनकी बॉडी से जो है न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। तो इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रॉपिक मीन्स क्या हुआ, सेप्रो मीन्स होता है रोटन या डेड और ट्रॉपिक मीन्स होता है फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉपिक या सेप्रोफिटिक एनिमल्स भी इनको बोला जाता है। और इस प्रकार के न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो पहला क्वेश्चन ये डन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में मैकेनिज्म पूछी जाती है कि आखिर सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है किस प्रकार से वर्क करता है, तो उसके बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले लेते हैं। तो हाउ डू सेप्रोफाइट्स ईट, यानी कि सेप्रोफाइट्स जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो वो किस प्रकार से जो है खाने को ले रहे हैं, न्यूट्रिशन को ले रहे हैं। अनलाइक एनिमल्स, सेप्रोफाइट्स डू नॉट टेक सॉलिड फूड इनसाइड देयर बॉडीज टू डाइजेस्ट। अगर हम एनिमल्स की बात करें या एनिमल्स की तुलना करें, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो सॉलिड फूड को जो है ईजिली बॉडी में टेकअप नहीं कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स जो होते हैं वो सॉलिड फूड को टेकअप करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन होने के बाद उसका डाइजेशन होता है। लेकिन अगर हम सेप्रोफाइट्स की बात करें तो सेप्रोफाइट्स जो है सॉलिड फूड मटेरियल्स को बॉडी में डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। इंस्टेड दे परफॉर्म एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। तो ये बॉडी से बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। एक होता है बेटा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, जब डाइजेशन आपके बॉडी में हो, बॉडी के अंदर हो, तो उसको कहते हैं इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर डाइजेशन आपका जो है अगर बाहर हो, यानी कि पाचन की क्रिया अगर बाहर हो रही है शरीर के, तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। सो डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, दिस हैपन्स इन द 3 सिंपल स्टेप्स। तो बेटा ये प्रोसेस जो होती है 3 चरणों में पूरी होती है। तो सबसे पहला होता है सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स। सबसे पहले जो है जो एंजाइम्स होते हैं, जो पाचक रस होते हैं, उनका सीक्रेशन होता है। एंड द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स केमिकल्स डायरेक्टली ऑन टू द डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो इस केस में जो आपका सेप्रोफाइट्स होते हैं वो अपने बॉडी से निकलने वाले जो केमिकल्स या एंजाइम्स जिसको हम कह रहे हैं, वो सीधे जो है किसके ऊपर डाल देते हैं, वो डिकेइंग मैटर के ऊपर उसको डाल देते हैं। और ये एंजाइम्स निकलते कहाँ हैं, ये एंजाइम्स निकलते हैं उस सेप्रोफाइट्स के बॉडी के अंदर से। डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, तो इस केस में जो डाइजेशन होता है नेक्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं कि डाइजेशन जो हो रहा है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सॉलिड ऑर्गेनिक फूड। तो इस एंजाइम की वजह से जो आपका कॉम्प्लेक्स और आपका ऑर्गेनिक फूड होता है, यानी कि सॉलिड जो फूड होता है, वो आपका ईजिली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर उसको हम सॉल्युबल फॉर्म में भी कह सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। राइट 3 देयर इन द इन्वायरमेंट। तो इसके साथ वो उसके जो एंजाइम्स होते हैं ब्रेक डाउन करने के बाद
सारा डाइजेशन जो है कंप्लीट होता है और वो चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं इन्वायरमेंट के साथ, और वहीं से उसको वो टेक अप कर लेते हैं। कौन से एनिमल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म? सैप्रोफाइट्स। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? फाइनली द सैप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब्स द सिंपल लिक्विड फूड थ्रू द इट्स बॉडी सरफेस। तो इस केस में एब्जॉर्प्शन में जो आपका डाइजेस्ट फूड होता है, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको सेप्रोफाइट्स ईजिली अपनी बॉडी के अंदर इनटेक कर लेता है, और ये प्रोसेस किसके थ्रू होती है? बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। तो इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं देखने को हमें जो मिलते हैं हमारे इकोसिस्टम में। तो ट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ मेनली सीन इन द फंगी एंड सम बैक्टीरिया, यानी कि जो ये सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो मेनली फंगी में और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। ब्रेड मोल्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है, पेपर में पूछा भी जाता है, एमसीक्यू आता है। तो ये फंगी की कैटेगरी का है, जिसके अंदर आता है राइजोपस, द कॉटन लाइक ग्रीन और ब्लैक फंगस दैट ग्रो ऑन द ओल्ड मॉइस्ट ब्रेड मशरूम। अगर हम रोटी को भिगा के जो है कुछ समय के लिए उसको जो है एक ह्यूमिड कंडीशन के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर उसको दें, तो कुछ दिन बाद अगर हम देखेंगे तो उसमें कॉटन लाइक ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते हैं, ऐसे रेशे ऊपर नज़र आएंगे आपको उस ब्रेड के ऊपर। तो ये जो रेशे हमें नज़र आ रहे होते हैं कॉटन लाइक, तो बढ़िया ये होता है राइजोपस। और नेक्स्ट एग्जांपल है इसका मशरूम्स। तो फंगी दैट ग्रो ऑन द रोटिंग वुड और सॉइल। तो ये आपका ऐसी जो मशरूम है वो आपका एक प्रकार की फंगी है, जो कि जो है रोटिंग वुड, यानी कि जो लकड़ी सड़ रही होती है उसके ऊपर ग्रो करती है, और साथ ही साथ सॉइल में भी ग्रो करती है। नेक्स्ट आपका ईस्ट। ईस्ट आपका ऑल्सो आपका फंगी है, और सिंगल सेल्ड, ये आपका एक कोशिकीय होता है, यानी इसकी बॉडी जो है केवल एक सेल से मिलकर बनी होती है। फंगस कॉमनली यूज्ड इन द बेकिंग। तो इसका इस्तेमाल जो है बेकिंग के लिए किया जाता है, जो आपकी ब्रेड बनाए जाते हैं, जो आपकी बेकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल खूब होता है, क्योंकि इससे जो है अच्छा फर्मेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। जब फर्मेंटेशन प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट हो जाती हैं तो जो स्पंजी जो फूड होता है वो बिल्कुल स्पंजी बन जाता है और ईजिली वो डाइजेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है डायग्राम। तो डायग्राम में अगर हम इसका देखेंगे तो राइजोपस का किस प्रकार का डायग्राम देखने को मिलता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। और क्लास 10th बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है बेटा ब्रेड मोल्ड का राइजोपस। ये पेपर में जो है लेबलिंग के लिए भी इससे क्वेश्चन आता है। लेबलिंग के लिए आपको डायग्राम दे देगा और उस आपसे बोलेगा कि इसमें लेबलिंग करो, इसके पार्ट्स बताओ, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं कि आखिर ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस दिखता कैसा है। तो आपके सामने बेटा ये डायग्राम है राइजोपस का। तो इसमें आप देख रहे होंगे ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इनको कहते हैं स्पोरेंजियम। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जब कोई स्पोर्स जर्मिनेट होता है तो इस प्रकार का वो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड करता है। तो जर्मिनेटिंग जो स्पोर्स हैं उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, और ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये रूट लाइक अपेंडेजेस हैं, जिनको आप कहते हैं हम राइजोइड्स। यही राइजोइड्स जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं राइजोइड्स के थ्रू वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को जो है उस बॉडी सरफेस के ऊपर जो है इजेकुलेट करता है, और इजेकुलेट करने के बाद वही डाइजेस्टिव एंजाइम्स फूड को कॉम्प्लेक्स फूड को आपके सिंपलेक्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं, और वो दे ईजिली टेक ऑफ। नेक्स्ट आपका है स्टोलन। ये एक राइजोपस से दूसरे राइजोपस से कनेक्ट रह सकता है, तो ये पार्ट जो कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं स्टोलन। और साथ ही साथ जो ये एंकरिंग भी करता है। एंकरिंग करने का मतलब है उसको किसी बॉडी सरफेस पे अडहेर होने में, यानी कि जकड़े रखने में हेल्प करता है। तो ये इम्पोर्टेंट थिंग है। तो ये बाउल लाइक जो स्ट्रक्चर आपको देख रहे हो ये इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। इसके कई सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये स्पोर्ट्स यहाँ से डिस आउट यानी कि बाहर निकलते हैं, ये स्पोरेंजियम बस्ट होता है और बहुत तेज़ी से ये स्पोर्स जो होते हैं एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ इनको सुटेबल कंडीशंस जब मिलती हैं वहाँ वहाँ जो है ये स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, और एक नया आपका राइजोपस का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ग्रो कर लेता है। तो पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट आता है स्पोरेंजियम। तो ये आपका एक राउंड होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है एट द
टॉप दैट कंटेंस स्पोर्ट्स, यानी कि टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसमें कि स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट वाला पार्ट होता है हाइफी, जिसको हम स्पोरेंजियोस्पोर भी कह रहे हैं, जिसके अंदर जो है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये वाला पार्ट जो हम दिख रहा है सामने हमारे वाले, इस वाले पार्ट को हम कहते हैं हाइफी। और हाइफी के टॉप मोस्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं स्पोरेंजियम। इसी स्पोरेंजियम के अंदर जो एक ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट आर कॉल्ड स्पोर्स। नेक्स्ट पार्ट है बेटा राइजोइड्स। तो राइजोइड्स क्या होते हैं, द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एट द बेस, यानी कि निचले वाले सतह पे ये आपके रूट लाइक, ये रूट नहीं है बेटा प्रॉपर, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। बेस दैट पेनिट्रेट द ब्रेड टू सीक्रेट एंजाइम्स एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड लिक्विड फूड। तो बेटा यही राइजोइड्स जो हैं उस ब्रेड को पेनिट्रेट करते हैं, यानी कि उसके अंदर धस जाते हैं ये, और इसके धसने के बाद यहीं से जो आपके एंजाइम्स निकलते हैं जो सॉलिड फूड को जो है लिक्विड फूड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। अब फिफ्थ हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बेटा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ द सेफ्रोफाइट्स, यानी कि जो आपके सेफ्रोफाइट्स होते हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हैं, तो उसको भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले है नेचर्स क्लीनर्स, यानी कि दे एक्ट एज द नेचुरल स्केवेंजर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये सफाई जो आपके कर्मचारी होते हैं ना, उसी की तरह ये वर्क करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ करने में हेल्प करते हैं। क्योंकि बेटा एक सत्य है कि जो पैदा होता है उसकी मृत्यु तय है, उसको एक न एक दिन मरना है, भले वो किसी भी वो इवेंट कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे ही अगर बॉडी अगर पड़ी रहेगी तो पूरी बॉडी जो है वो सड़ेगी और पॉल्यूशन लेवल, एयर पॉल्यूशन लेवल बढ़ेगा। स्मेल बहुत से कितनी गंदी स्मेल आती है, और तो इससे क्या होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, लोगों का सांस लेना दुभर हो जाएगा। तो बॉडी को जो है डिकम्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये नेचर्स क्लीनर्स की तरह वर्क करते हैं, बॉडी को डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, डेड, चाहे वो डेड प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स की बॉडी हो। दे हेल्प क्लीन अप द अर्थ, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है उसको ये स्वच्छ रखने में, साफ रखने में, क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। अगला है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं बॉडी में वो आपके मिक्स होकर सॉइल के साथ फिर से जो है मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं सॉइल में, और यही प्रोसेस जो है चलती रहती हैं। दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स डेड मैटर। ये जो कॉम्प्लेक्स डेड मैटर होता है उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, रिलीज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और जो जितने भी आपके इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं बैक इनटू द सॉइल। तो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फिर से सॉइल में मिल जाते हैं, मेकिंग इट फर्टाइल, और साथ ही साथ इससे सॉइल जो है फर्टाइल बनती है, उसमें जो है पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, एंड हेल्पिंग न्यू प्लांट्स ग्रो, और साथ ही साथ जो नए प्लांट्स उस सॉइल में ग्रो करेंगे तो उनको भी अच्छे से ग्रो करने में हेल्प करता है। तो बेटा ये आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट था, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे आपके बोर्ड में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे कोई रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट अपना पिन कर सकते हैं, ज़रूर हम उस पर जो है ध्यान देंगे। तो आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।